हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गोल्डन साइंस। जैसा कि हमारा साइंस का चैप्टर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो चुका है, अब हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? चैप्टर 3, जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी कॉपी पेन उठा लो, मैं अब चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 इज द मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मेटल और नॉन मेटल होते क्या है। हमने 9th में भी पढ़ा है और हमने अपना साइंस के चैप्टर 1 और 2 में भी पढ़ के आए हैं कि मेटल नॉन मेटल, बट बेसिकली होते क्या है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। सबसे पहले आता है मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं? जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। लूज मतलब जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी और को दे देते हैं, वो होते हैं मेटल्स। जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, ठीक है, वो जैसे कि कार्बन और क्लोरीन। मैंने एग्जांपल लिया सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 281। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ता है ना, क्या होती है? पहली के शेल में 2, एल शेल में 8, उसके बाद एम शेल में 8। तो अब इसमें कितने आ गए? 2, बीच में होता है न्यूक्लियस। 2 इस शेल में आ गए, एल शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए। उसके बाद एल शेल में 1 आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गई? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। तो सेम 287, ठीक है। याद रखना वैलेंसी क्या होती है? आउटर मोस्ट शेल में, सबसे ऊपर वाली शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं उसकी वैलेंसी। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी है? 1, ठीक है। और क्लोरीन की वैलेंसी यहाँ पे 7 नहीं बोला जाएगा, उसे 1 की जरूरत है। जैसे देखते हैं, अभी सोडियम के पास 1 है आउटर मोस्ट शेल में, उसे अपनी शेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7 और क्लोरीन के पास कितने हैं? 7, और उसे 8 पूरा करने के लिए कितने चाहिए? 1। तो एक बार बताओ, 7 लेने इजी होएगी या मुश्किल होएगी? 7 लेना मुश्किल होएगा, क्योंकि क्लोरीन एकदम से 7 नहीं दे सकता, पर 1 लेना इजी होता है, ठीक है। जैसे कि आपके पास कितने रुपए हैं? आपके पास 10 रुपए है और आपको कितने की चीज लेके आनी है? 11 रुपए की। तो आप क्या कर सकते हो? दूसरे के पास 1 रुपया है, क्या आप उसे अपना 10 रुपया दे देंगे? नहीं, आप उससे 1 रुपया ले लेंगे और फिर क्या कर लेंगे? शेयरिंग कर लेंगे और चीज ले आएंगे। सेम इसी तरीके से है, 1 देना इजी है, 7 लेने से। तो सोडियम क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है। तो यही होता है मेटल और नॉन मेटल। मेटल जिसको इलेक्ट्रॉन देने बहुत इजी है, लूज करना इजी है, क्योंकि उसकी वैलेंसी शेल में कम इलेक्ट्रॉन है। अगर 4 तक है तो वो दे सकता है। और ये क्या होते हैं? नॉन मेटल जिसमें अब 4 से ज्यादा आ गए, उसे अब लेने ही पड़ेंगे, वो दे नहीं सकता। तो वो होते हैं नॉन मेटल्स। ये तो था मेटल्स और नॉन मेटल्स का बेसिक सा कंसेप्ट। आगे ये एक फॉर्मूला भी बनाते हैं, वो मैं आगे आपको पेज वाइज ही पढ़ाऊंगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं विद एग्जांपल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, और हमारे चैप्टर में सबसे पहली चीज ही है मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। गाइस, जैसा कि चैप्टर 1 में मैंने आपको बताया था फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी जो फिजिकली अपीयर होती है, जिसको हम फिजिकली देख सकते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टी जो हम देख नहीं सकते पर उसके अंदर जो चेंजेस हो रही है वो किस वजह से हो रहे हैं, उसके मुताबिक हम उसको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है मेटल्स की, दे आर मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर, लस्टर का मतलब क्या होता है? जिसका सरफेस बहुत ज्यादा शाइनिंग हो और चमकदार हो, उसे हम क्या बोलते हैं? लस्टर। और मेटल है तो मेटेलिक यूज किया गया है, ठीक है। तो इनका सरफेस कैसा होता है? आउटर सरफेस ऑफ मेटल कैसा होता है? बहुत ज्यादा शाइनिंग होता है, इसलिए मेटल्स की प्रॉपर्टी आती है दे आर मेटेलिक लस्टर। फॉर एग्जांपल गोल्ड हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, ये सब क्या है? मेटल है।
जबकि नॉन मेटल में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, दे डू नॉट हैव दिस प्रॉपर्टी। ठीक है। नंबर 2, दे आर हार्ड। तो मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, जैसे आयरन, कॉपर। पर ये कैसे होते हैं? ये गैसीय स्टेट में होते हैं, जैसे सल्फर हो गया, कार्बन हो गया। ठीक है। नंबर 3, ये सॉफ्ट होते हैं और कट हो जाते हैं नाइफ से। क्या होते हैं? सॉफ्ट हो जाते हैं और कट हो जाते हैं नाइफ से। उसके एग्जाम्पल है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। ठीक है। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी, मेटेलिक लस्टर है, शाइनिंग सरफेस है। नंबर 2, हार्ड होते हैं, जैसे आयरन, कॉपर। नंबर 3, सॉफ्ट है और कट हो जाते हैं नाइफ से, सोडियम, मैग्नीशियम। नॉन मेटल के पास ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती और ये गैसीय स्टेट में होता है, जैसे सल्फर और कार्बन। आती है मेटल्स और नॉन मेटल्स की फोर्थ प्रॉपर्टी। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सीबीएसई और एचबीएसई में। ये क्वेश्चन रहता ही रहता है और ये पूछा जाता है 2 नंबर में या 3 नंबर में। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है और ये सिर्फ मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। तो देखो, वो मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। वो मेटल जिसको हम क्या कर सकते हैं? शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। शीट कैसी होती है? जैसे आपके पेज हो गए, शीट्स में ही होते हैं ना, वैसे ही इनको हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड और सिल्वर, इनको हम क्यों करते हैं? ज्वेलरी बनाने के लिए करते हैं। 5, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। इनको हम वायर्स बनाने में भी तोड़ सकते हैं। वायर क्या होती है? जो घरों में हम तारे यूज करती है। जैसे गोल्ड हो गया, 1 ग्राम गोल्ड, इसकी वायर क्यों बनती है? मेनली चैन वैन के लिए बनती है। और कॉपर हो गया, कॉपर किस लिए? क्योंकि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हम कॉपर की वायर क्यों यूज करते हैं घरों में? कॉपर मेटल है और ये गुड सोर्स होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। ये आगे आपकी प्रॉपर्टी आएगी। ठीक है। जबकि नॉन मेटल्स के पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। तो गाइस दोबारा बता रही हूँ, मैलिएबिलिटी जो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाती है, एग्जांपल गोल्ड और सिल्वर। दो एग्जांपल पेपर में आपको आने चाहिए। और विद सिंबल, मैंने सिंबल भी यहाँ मेंशन किए हैं। और डक्टिलिटी क्या है? जो वायर्स में ड्रॉन हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड कॉपर। अब आती है 6th प्रॉपर्टी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर क्या होता है? जो कंडक्ट करता है। कंडक्ट मतलब जो पास करवाता है किसी भी चीज को। ठीक है। तो हीट को भी पास कराता है और इलेक्ट्रिसिटी को। जब भी तो हम मेटल्स के बर्तनों का यूज करते हैं घर में खाना बनाने के लिए। ठीक है। कॉपर की वायर यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी वर्क में। जबकि नॉन मेटल बैड कंडक्टर होते हैं, ये नहीं कर पाते कंडक्ट। इसके बाद दे आर प्रोड्यूस साउंड, सोनोरस होते हैं। मतलब सोनोरस क्या होते हैं? जो प्रोड्यूस करते हैं साउंड को व्हेन मेटल स्ट्राइक ऑन अ सरफेस। जब मेटल्स को हम किसी भी दूसरे सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं, मारते हैं, तो वो क्या करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो दे आर सोनोरस। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? दे आर नॉट सोनोरस। ठीक है। ये थी आपकी मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। अब आते हैं एक्सेप्शन, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। हाँ, एक एक्सेप्शन यहाँ पे आता है कि मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, बट लेड और मरकरी ऐसे मेटल्स हैं जो गुड कंडक्टर नहीं है। ठीक है। तो मैंने आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स बताई, फिजिकल प्रॉपर्टी बताई। अब मैं आपको इनके कुछ एक्सेप्शन बताने जा रही हूँ। तो गाइस, एक्सेप्शन बताने से पहले क्वेश्चन आता है, वायर इलेक्ट्रिक वायर कोटिंग ऑफ पीवीसी। जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती है उनके ऊपर कोटिंग होती है। किसकी कोटिंग होती है? पीवीसी की होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि पीवीसी क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, विच इज अ रबर लाइक मटेरियल। जो कैसा होता है? रबड़ की तरह होते हैं। और आपको पता है रबड़ क्या होते हैं? आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। रबर क्या नहीं कर सकते? हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं कर सकते। जब भी हम कहते हैं ना, जब भी तारों को छेड़ो तो हमें रबड़ वाली चप्पल पहननी चाहिए। ठीक है। इट हैज टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रिक शॉक। ये क्या करता है? एकदम से इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, इसलिए हम जो भी वायर्स होती है उसके ऊपर पीवीसी, रबर लाइक मटेरियल की कोटिंग करते हैं। ठीक है। ये आ गया समझ में। अब हम आगे करते हैं एक्सेप्शन। पहले ये देखो एक्सेप्शन होते क्या है। एक्सेप्शन का मतलब है कि
जो मेटल्स है वो सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं। तो मैंने कहा था कुछ मेटल सॉफ्ट भी होते हैं, ठीक है। जैसे कुछ मेटल गुड कंडक्टर थे पर कुछ कैसे थे, बैड कंडक्टर भी थे। ऐसे ही नॉन मेटल्स गुड भी है, बैड भी है। तो ये सब क्या होती है, एक्सेप्शन, ठीक है। अगर एक ग्रुप में 5 बच्चे हैं, पांचों के पांचों कैसे हैं, बहुत बदतमीज है, पर उनमें से 4 बच्चे क्या है, नालायक है, और एक बच्चा क्या पढ़ने में अच्छा है पर उन ग्रुप वालों वाली हरकतें है उसकी, तो वो क्या हो गया, एक्सेप्शन होगा कि 4 बच्चे नालायक है पर एक पढ़ने वाला है, बट और सारी हैबिट सेम है, ठीक है। पढ़ाई में क्या आ गया, एक्सेप्शन आ गया, सेम वही एक्सेप्शन अब हम यहाँ रीड आउट करेंगे। अब आते हैं एक्सेप्शन, ठीक है। तो मेटल्स में आता है मरकरी, सबसे पहले एक्सेप्शन है। मरकरी होता तो मेटल है और सारे मेटल हार्ड होते हैं, पर मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। नॉन मेटल भी हार्ड होते हैं और गैसियस होते हैं, पर ब्रोमीन कैसा होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। नंबर 2, गैलियम एंड सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। जो मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिसपे एक सब्सटेंस मेल्ट होना, पिघलना स्टार्ट कर रहा है, और बॉइलिंग पॉइंट जिसपे वाटर हो गया या कोई भी सब्सटेंस बॉयल होना, बॉयल मतलब वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है, तो मेटल्स का हाई होता है। बट गैलियम और सीजियम दो ऐसे मेटल्स है जिनका लो होता है। नॉन मेटल कैसे थे, लस्ट्रस नहीं होते, पर आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस होता है। एल्कली मेटल्स क्या होते हैं, एल्कली आर द बेस होते हैं, ठीक है। ये क्या, लिथियम सोडियम होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, कट हो जाते हैं नाइफ से, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। नॉन मेटल्स क्या है, जब हम इनको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, जबकि मेटल बेसिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी विद सम एक्सेप्शन मैंने बताए जो कि पेपर में आ जाते हैं। अब मैं आपको एक एलोट्रोप्स के बारे में बताने जा रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई एचपीएससी दोनों में पूछा जाता है। तो गाइस अब आता है एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स क्या होते हैं, दो सब्सटेंस व्हिच एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। कोई भी सब्सटेंस चाहे वो मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, जो एग्जिस्ट करता है डिफरेंट फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में, उसे हम बोलते हैं एलोट्रोपिक, और हर एक फॉर्म को बोलते हैं एलोट्रोप। फॉर एग्जांपल कार्बन, आपके सिलेबस में सिर्फ कार्बन का ही है और आपको कार्बन का ही करना है। कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कार्बन, कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेंस। डायमंड क्या होता है, विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, सबसे हार्ड होता है डायमंड, और इसका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। जबकि ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। फुलरेंस क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है, फुटबॉल लाइक होता है। तो ये था आपका एलोट्रोप जो सीबीएसई और एचपीएससी दोनों में पूछा जाता है, ठीक है। अगर पेपर में आपका आया तो आपको ये पूरा लिखना है, ठीक है। तो एलोट्रोप क्या आते हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में। आपके पास एक चीज थी जैसे टॉफियां होती है, टॉफी है, टॉफी क्या है, अलग अलग फॉर्म में है, छोटी छोटी गोलियां भी बना सकते हैं, उसकी बड़ी टॉफी भी मिलती है, ठीक है। तो ये क्या थी, ऐसी एक मेटल या नॉन मेटल है जो अलग अलग फॉर्म को, अलग अलग सब्सटेंस, अलग अलग मेटल बनाने में यूज हो रहे हैं। जैसे कार्बन है, नॉन मेटल है, पर ये क्या है, डायमंड बना रहे हैं, डायमंड क्या है, मेटल है, ठीक है। दूसरा ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये नॉन मेटल है। और फुलरेंस ये 3 डायमेंशनल फुटबॉल लाइक होता है। गाइस अब आता है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट टुगेदर। जब मेटल्स और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी मैंने आयोनिक बॉन्ड वाला टॉपिक उठाया है। तो देखो मैंने आपको बताया था जो मेटल्स होते हैं वो पॉजिटिव आयन होते हैं। पॉजिटिव मतलब जो लूज कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को, तो वो पॉजिटिव हो जाते हैं। आपने 1 रुपया किसी को दे दिया या 5 रुपए किसी को दे दिए तो आप क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए ना। और औरों की नजर में कैसे हो गए, वाह भाई वाह ये बहुत अच्छा है, तो पॉजिटिव इमेज होगी आपकी। तो लूज करने वाला पॉजिटिव हो जाता है, वो होता है मेटल्स, जिसको बोलते हैं कटायन।
और जबकि जिसने ले लिया, अब उसके ऊपर तो कर्ज आ गया, जिसने ले लिया तो वो क्या हो गया, वो दब गया, तो वो क्या हो गया, नेगेटिव बन गया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अनायन। तो ये क्या है, अनायन और कटायन में डिफरेंस पता लगा। तो पॉजिटिव कटायन जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं, अनायन क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। जैसे सोडियम था, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। और मैं आपको कहना चाहूंगी 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, उनके सिंबल आपको याद होने चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना बहुत इजी है। इधर ध्यान से देखना, मैं आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सिखा रही हूँ। जैसे सोडियम है, ठीक है, सोडियम का सिंबल होता है Na, लिखते हैं हम क्या है, सोडियम। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। ठीक है, अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना ईच सेल में, हर सेल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना। और ये हमें किसने बताया था, बोर्स मॉडल ने बताया था, KLMN शेल बना के। ठीक है, तो ये होता है बीच में हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस, जो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके चारों ओर क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स किस में घूमते हैं, शेल में घूमते हैं। ठीक है, तो सोडियम है, सोडियम का नंबर क्या, 11 नंबर है। ठीक है, अब इधर देखो, ये इसके चारों ओर क्या घूम रहे हैं, न्यूक्लियस घूम रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में। पहली शेल में कितने आते हैं, 2। कितने आते हैं पहली शेल में, 2, जिसको बोलते हैं के शेल। उसके बाद कितने आते हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। एल शेल में कितने आते हैं, 8। उसके बाद आती है एम शेल, एम शेल में भी कितने आते हैं, 8। फिर वो 8 का कितना हो जाता है, 16, 16 का 32, 32 का 64। ऐसे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स और शेल डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है। ठीक है, तो ये होता है हमारे वैलेंसी निकालने का तरीका और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने का। आई होप आपको आया होगा समझ में। एक बार यहाँ निकाल के देखते हैं। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। ठीक है, एल शेल में कितने आएंगे, 11 में से 2 गए, कितने बच गए, अब 9 बच गए। तो एल शेल में कितने आ जाएंगे, 8। पर अब 8 और 2 10, अब इसके पास कितना है, 11 थे, 1 बच गया। तो एम जो इससे बड़ी शेल है, एम शेल में कितने आ जाएंगे, 1। ठीक है, अब एम शेल में होने कितने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो इसको 7 लेने पड़ेंगे 8 पूरा करने के लिए, बट 7 लेना इजी नहीं है। तो ये क्या कर देगा, दे देगा, दानवीर बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। एक आता है एटॉमिक मास, आप यहीं पे समझ लो एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। तो अब आता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, जितने प्रोटॉन उतने ही न्यूट्रॉन, उसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास। ये हम कैसे निकालते हैं, ये हमारा क्या है, कोई भी एटम है, एटम के बीच में क्या है, न्यूक्लियस, जो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन, ठीक है, इसके इसी शेल के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और शेल के बाहर क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता। यही तो याद रखने वाली चीजें हैं। याद रखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है एटॉमिक नंबर के, जितने एटॉमिक नंबर होंगे उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन होएगा, जैसे कि, और उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होएगा। तो चेंज किस में आता है, सिर्फ न्यूट्रॉन में चेंज आता है। तो प्रोटॉन कितने हैं, एटॉमिक नंबर कितना है, 11। ठीक है, और यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हैं, 12 है। ठीक है, ये एक कंसेप्ट है, ये आपको भी याद करना है। ये आपका 11th क्लास में आएगा, तो इतना डीपली नहीं जाना, सिंपल याद करना है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन आती है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन कितने हैं, एक ज्यादा न्यूट्रॉन है इसमें। तो ये क्या हो गया, 11 प्लस 12 23। तो एटॉमिक मास, इसकी ऐसा यूनिट होती है म्यू। ये आपका 9th का टॉपिक था, पर मैंने आपको यहाँ डिस्कस करके दिया है ताकि आयोनिक बॉन्ड बनाने में आपको दिक्कत ना आए।
ठीक है, तो ये क्या हो गया 23 म्यू, ये हो गया एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। तो ये 11 क्या है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है 12। ये 12 आया कहाँ से सोचो, क्योंकि ये 12 यहाँ से आया, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो ये ना ले सकता ना दे सकता, पॉजिटिव वाला तो दे देगा, और जो प्रोटॉन है एटॉमिक नंबर के इक्वल है, ठीक है, और उतने ही कितने होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे, पर न्यूट्रॉन क्या है न्यूक्लियस के बहुत पास होता है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं, तो इसमें हम 1 ऐड करते हैं हमेशा, ठीक है, जितने प्रोटॉन है उसमें 1 या 2 ऐड अप हो जाते हैं, तो इसमें 1 ऐड हो गया तो ये 12 आ गया। और जो आपको इसके बारे में ज्यादा समझना है तो 11 12 में समझना पड़ेगा, अभी डीपली नहीं जाना, सिंपल याद रखना है। तो 11 + 12 23 म्यू हो गया, ठीक है, ये एटॉमिक मास निकालने का तरीका था। तो गाइस अब आता है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या होती है, जो आयंस के बीच में होती है, जो आयंस के बीच में होती है। द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, शेयरिंग होना, शेयरिंग मतलब आपस में शेयर कर लेना। अगर आप एक चॉकलेट लाए हैं तो हाफ हाफ आपने शेयर कर ली, एक हाफ आपने रख ली, एक हाफ आपने अपने छोटे भाई या बहन को दे दी, ठीक है, तो सेम इसी तरीके से है, एक मेटल है एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल के पास इतने इलेक्ट्रॉन नहीं है कि वो अपनी नीड है, कोई भी उसकी जरूरत है उसको पूरा कर सके, और मेटल के पास थोड़े से कम पड़ रहे हैं अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, तो दोनों आपस में क्या कर लेंगे शेयरिंग कर लेंगे, किस तरीके से एक उसको दे देगा, ठीक है, तो सेम यही चीज है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होना, ठीक है, वो होता है आयोनिक बॉन्ड बनाना। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में कैसी बॉन्ड बनती है आयोनिक बॉन्ड। तो ये देखो वही मैंने एग्जांपल लिया सोडियम क्लोराइड का, आपकी बुक में ये एग्जांपल मेंशन है, देखो सोडियम, पहले लिखो सोडियम का सिंबल 11 एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 KLM, और इसकी वैलेंसी 1 है क्योंकि ये दे सकता है तो ये पॉजिटिव है, और क्लोरीन 17287 और इसकी वैलेंसी 1 है क्योंकि ये एक ले सकता है अपनी शेल को पूरा करने के लिए, और ये नेगेटिव है, इसकी वैलेंसी भी कितनी है 1 है। आता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे 1, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे 7, ठीक है, 1 को रिप्रेजेंट कर दिया, 7 को कर दो, अलग अलग साइन से करना ताकि दिक्कत ना आए पेपर में, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, दोनों की बॉन्डिंग के लिए प्लस का साइन लगा दिया मैंने। अब ये क्या है सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है, तो ये एरो का साइन आप यहाँ दिखाएंगे देते हुए, ठीक है, तो सोडियम ने एक दे दिया तो पॉजिटिव, और क्लोरीन क्या हो जाएगा नेगेटिव क्योंकि इसने एक ले लिया, ठीक है, तो अब क्या बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, ये बन गया सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला, बस सिंपल सा था, आपको यही बनाना था। एक और एग्जांपल ले लेते हैं गाइस। अब सेकंड एग्जांपल आता है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम Mg एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, आउटर मोस्ट शेल में कितने प्रेजेंट है 2, क्लोरीन 70 इज एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 287, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 7, रिप्रेजेंट करें Mg, और अब एक बार देखो क्लोरीन के तो 7 है और Mg के पास 2 है, पर Mg कितने देगा एक ही देगा, और Mg के पास अभी भी एक बच गया, तो वो क्या है Mg तो पूरी तरीके से बैलेंस हुआ ही नहीं, तो क्या करेगा Mg 2 क्लोरीन को देगा, किसको 2 को दे देगा, एक इस हाथ से दे देगा एक उस हाथ से दे देगा, सेम ही तरीका है, उसके पास 2 थे पर अब उसको क्या है 2 की जरूरत नहीं है, तो वो क्या करेगा एक इसको दे देगा एक इसको दे देगा, सेम Mg बीच में आ गया 2 क्लोरीन को देगा, ठीक है, और ऐसे ही क्लोरीन को देगा जिसको एक की जरूरत हो, ना कि जिसको 2 की, ठीक है, तो Mg क्लोरीन Mg के 2 रिप्रेजेंट कर दिए, क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, सेम 1 2 3 4 5 6 7, 10 का साइन लगा दो, अब ये एक इसको दे देगा ये एक इसको दे देगा, तो Mg 2 पॉजिटिव क्योंकि मैग्नीशियम ने 2 दिए है तो 2 पॉजिटिव हो गया ना वो, पर क्लोरीन 2 क्लोरीन ने लिए है तो Cl2 नेगेटिव, ठीक है, 2 क्लोरीन ने एक एक आयन लिया है, ठीक है, तो 2
पॉजिटिव 2 नेगेटिव कट गया, ये क्या आ गया MgCl2, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। आया समझ में? ये थी सिंपल सी आयोनिक बॉन्ड बनाने का तरीका। अगर आपको कोई दिक्कत है मुझे कमेंट में बताना, ताकि मैं और अच्छे से आपको किसी और फॉर्म में बता पाऊँ। एक चीज याद रखना, अगर कोई और भी होता है इसकी जगह, जैसे अब Mg की जगह अगर सल्फर ले लेती मैं, सल्फर को तो 2 की नीड है, तो वो क्या कर लेता 2 ही दे देता, तो उसमें 2 सल्फर की जरूरत नहीं होती। तो हमें देखना है मेटल के पास कितने, नॉन मेटल को कितने चाहिए। अगर मेटल के पास उतने हैं जितने नॉन मेटल को चाहिए तो दे दो, पर मेटल के पास उससे ज्यादा है तो सेम वही उसी के जैसे को यहाँ पे लिख के फिर उतने को देना है। अगर एक मेटल के पास 3 है पर दूसरे नॉन मेटल को 1 ही चाहिए, तो एक मेटल क्या करेगा 3 को दे देगा। ठीक है, एल्यूमिनियम था जैसे 13 होता है उसका, तो 3 है उसके पास, क्लोरीन को 1 ही चाहिए, तो 1 Cl को दे देगा, 1 Cl को दे देगा, 1 Cl को दे देगा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा AiCl3। ठीक है, ऐसे ही फॉर्मूला बना सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, ये सब आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, वहां से सोल्व करो, ये आपका होमवर्क है। अगर सोल्व नहीं हुए, क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, अब आती है प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। देखो सबसे पहले आता है फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर फिजिकली कैसी होती है, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होती है। आयनिक बॉन्ड कैसे स्ट्रॉन्ग है, हमेशा याद रखना, जब भी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होएगी तो वो दोनों इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेंगे कि उन्हें तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो वो कैसी होती है, सॉलिड नेचर की होती है, और उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो जल्दी से नहीं टूट सकती। नंबर 2, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर या ऐसे टेम्परेचर हमें देना कि वो हमारा सब्सटेंस है वो मेल्ट हो जाए। ठीक है, और बॉइलिंग वो बॉइल होना स्टार्ट हो जाए। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, जैसा कि हमें पता है ये सॉलिड है, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो हमें ज्यादा हाई से हाई एनर्जी, ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए उसे बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, हाई होता है। थर्ड प्रॉपर्टी आती है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या होता है, घुलना या मिलना। तो जो आयोनिक बॉन्ड होते हैं, आयोनिक कंपाउंड होते हैं, वो क्या होता है, सोल्यूबल होता है, वाटर पानी में मिल जाते हैं, पर कैरोसिन, पेट्रोल, ऑयल उनमें नहीं मिल पाते। ठीक है, इसके बाद आता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कैसे होते हैं, आयोनिक कंपाउंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते। ठीक है, मैंने लिखे गुड होते हैं, पर क्यों होते हैं, मोल्टन स्टेट में होते हैं। कौन सी स्टेट में गुड कंडक्टर होते हैं, मोल्टन स्टेट में। मोल्टन स्टेट में कैसे होते हैं, मेल्ट होते हैं, तो उनके जो आयंस होते हैं फ्रीली मूव कर सकते हैं, और आयंस फ्रीली मूव करेंगे तो एनोड कैथोड पे जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होएगी। ठीक है, सॉलिड स्टेट में आयंस मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पेपर में मेंशन करना है। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कब होते हैं, जब मोल्टन स्टेट में होते हैं, ना कि सॉलिड स्टेट में। तो गाइस आज मैंने आपको मेटल्स नॉन मेटल का सिंपल बताया, होते क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी बताई, एक्सेप्शन बताए, आयनिक कंपाउंड बताए, उनकी प्रॉपर्टी बताई, विद मैंने आपको बताया एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन कैसे निकालते हैं। टॉपिक आज हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो रहा है, पार्ट 2 का वेट करो और अच्छे से पढ़ो, और कोई भी क्वेरी हो उसे कमेंट में जरूर बताओ। मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी करो, शेयर भी कर दो चैनल को। तो गाइस स्टे होम, स्टे सेफ और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।